नमस्कार। बीच बहस के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी अपनी एक बड़ी तासीर होती है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम बचपन से सुन रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो पिछले कुछ समय में जो इजाद किए गए या इजाद हुए और उसको इस्तेमाल इतना ज़्यादा किया गया कि हम सोच नहीं सकते। हालांकि वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव वर्ड्स हैं। हम बात करें लॉकडाउन की, हम बात करें सैनिटाइजर्स की, हम बात करें इस तरीके की और ऐसी बातों की जो कोविड के दौरान देखी गई, समझी गई और उनके मुताबिक शासन प्रशासन के मद्देनज़र हरकतें की गई जो किसी न किसी तौर पे जनता के लिए बेहतर साबित होती हैं। अब बात यह है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद में अगर कहीं कुछ ऐसा होता है कि तीसरी लहर भी आती है जिसकी संभावना हो सकती है, डेल्टा वेरिएंट की बात आती है, तब हमारी तैयारियां किस तरीके की हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि भारत ने जिस तरीके से सिस्टम बनाया, जितनी सुख सुविधाएं, जितनी हॉस्पिटैलिटीज़ हमारे लोगों को दी, उस तरीके से अगर हम देखें तो शायद तीसरी लहर में हम और ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। हमारे अस्पताल, हमारे रूरल एरियाज़, हमारे मोहल्ला क्लिनिक्स, हमारी डिस्पेंसरीज, हमारी अवेयरनेस प्रोग्राम्स, इन सब ने जो काम सेकेंड वेव में किया है, और ख़ास तौर पे अगर मैं राजस्थान की बात करूं, दैट वाज कमेंटेबल। और इसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम जानेंगे, जिनसे आज हमारे साथ में उपस्थित हैं स्टूडियो में। मैं स्वागत करता हूं, हमारे बीच पधारे हुए हैं शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार श्रीमान सिद्धार्थ महाजन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। महाजन साहब, एक बहुत स्पष्ट सी बात है कि कोविड आया, ये हम सबको मालूम है। कोविड कब जाएगा ये हमें नहीं पता है, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से सुना है कि, और गीता के उपदेश की बात करते हैं, जो आया है वो जाएगा, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी होगा। लेकिन इसका मरण कब होगा, इसके बारे में कोई तारीख नहीं है, कोई भाग्य कुंडली देखकर इसके बारे में बता नहीं सकता। लेकिन हमारे लोग जो हैं वो न केवल जीवित रहें बल्कि स्वस्थ रहें, उसके लिए बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो उन पूर्व तैयारियों के बारे में थोड़ी सी शुरुआत करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोविड कब आएगा कब जाएगा इसके बारे में कोई भी यकीनी तौर से नहीं कह सकता है। लेकिन पिछले एक साल में जो हमने सीखा है और उसका जो हमारे पास अब निचोड़ है वो ये है कि हम आने वाले संभावित वेव की तैयारी करके रखें, और राजस्थान सरकार भी उसी संदर्भ में अपनी तैयारी कर रही है। तो मुख्य तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमने सेकेंड वेव में देखा, जितने भी हमारे मरीज़ थे उसमें से ज़्यादातर मरीज़ों को ऑक्सीजन की डिमांड रही। जी सर। तो ऑक्सीजन की सप्लाई की हम पूरी व्यवस्था कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन की सप्लाई के 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि जो हमारे ज़िला अस्पताल हैं या दूसरे अस्पताल हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे CHC PHC हो, तो वहाँ पे हम ऑक्सीजन जो एयर से जनरेशन करके हम ऑक्सीजन बनाते हैं उसके प्लांट्स लगाएं। दूसरा तरीका होता है कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए जाएं, और तीसरा तरीका होता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे जाएं। एग्जैक्टली सर। तो सबसे पहले मैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे आऊँगा। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एक मशीन होती है जो 5 लीटर 10 लीटर या अलग अलग टाइप के आपको पर मिनट आपको ऑक्सीजन सप्लाई करती है। जी सर। तो एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति के ऊपर भी वो यूज़ कर सकते हैं एक साथ। तो राजस्थान सरकार ने सेकेंड वेव में जब देखा कि इतनी ऑक्सीजन की डिमांड आ रही है, तो हमने सेकेंड वेव के अंदर ही इसके लिए ग्लोबल टेंडर करे, 2 बार ग्लोबल टेंडर करे। उससे पहले हमने अपने नेशनल लेवल पे भी टेंडर करे, और हमने लगभग 30,000 से अधिक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के ऑर्डर प्लेस करे। और मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे को CSR के माध्यम से या दानदाताओं के माध्यम से और जो हमने ऑर्डर प्लेस करे, कुल मिला के राजस्थान में आज की तारीख में लगभग 40,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में हमने पहुंचा दिए हैं। जी सर। और ये जो है हमने PHC तक पहुंचाए हैं, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जहां पे गांव वाले जाते हैं, जो एकदम उनके घर के पास होते हैं। उसके बाद CHC पे भी हैं, और हमारे ज़िला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल सब जगह है। जी। तो ये जो 40,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, वही हमारे को आज की तारीख में 350 MT की क्षमता देते हैं, जो कि हमारा जो सेकेंड वेव के अंदर गैप था ऑक्सीजन का, उससे काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो हम ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं वो भी हम लगा रहे हैं, और अभी तक हमने लगभग 430 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स सरकारी अस्पतालों में लगाने के लिए हमने या तो वर्क ऑर्डर दे दिए हैं या CSR से हम टाई अप कर दिया है। तो ये मिला के भी कुल मिला के 400 MT के आसपास और हमारी कैपेसिटी क्रिएट कर देगी।
इसको लगाने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि सिविल वर्क होता है, बिजली का कनेक्शन होता है, प्लांट्स आते हैं, प्लांट्स वहाँ पे लगते हैं, फिर वो कमीशन होते हैं जी। इसके साथ जो हम कर रहे हैं LMO के टैंक्स जो है, जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ला के स्टोर करके हम ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं, उसके भी टैंक्स बड़े अस्पतालों में लगाए जा रहे हैं जी। साथ ही ये भी निर्देश निकाले हैं हमने कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो 60 बेडेड एंड अबव है वो भी अपने यहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाएंगे, और उससे छोटे जो हॉस्पिटल्स हैं वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अपने यहाँ पे 30% बेड्स के लिए खरीदेंगे। एक चीज़ जो मैं आपको इस बारे में निवेदन करना चाहूँगा, जो हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स खरीदे हैं उसका हमारा मुख्य उद्देश्य ये भी रहा है कि हम गांव तक पहुँचे जी, क्योंकि जो हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स होते हैं वो बड़े अस्पतालों में लगते हैं। हालांकि हमने राजस्थान में 160 CHCs पे भी लगा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के जो प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो हैं हम PHC लेवल तक लेके गए हैं, और हम अपने गांव वालों को, अपने ग्रामीण इलाके में जितने भी नागरिक हैं उनको एक भरोसा देना चाह रहे हैं कि उनके घर के पास ही अब ऑक्सीजन उनके प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे अवेलेबल रहेगा। आपने सर जो बात कही है, इससे कहीं ना किसी ना किसी तौर पे लोगों के अंदर का जो डर है वो निकलना चाहिए, और वही इन कार्यक्रमों का उद्देश्य भी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सांप नहीं मारता सर, डर मारता है। तो ये जो डर है जब ये खत्म होगा, क्योंकि हम लोग चाहे कितना भी अपने घर के अंदर क्यों ना रह लें, लेकिन अगर कोई ऑनलाइन कोई बाहर से आकर के हमें सब्जी दे रहा है, हमारे लिए दूध दे रहा है, इसका मतलब कोई तो है जो बाहर है, और जो बाहर है उसके मन में डर नहीं हो, उसके पास में ये हो कि सरकार हमारे लिए ये चीज़ें कर रही है, तब शायद हम लोग इस लड़ाई को और अच्छे से जीत पाएंगे। जी बिल्कुल सही है। जहाँ आपने डर की बात कही, मैं और बताना चाहूँगा कि ऑक्सीजन के अलावा हम ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि जितनी भी दवाइयाँ हैं जी, जो हमने इस फेज़ में देखी जिनकी ज़रूरत पड़ी, और उसके साथ साथ बच्चों के लिए जो सिरप होते हैं, उसी दवाइयों के जो सिरप होते हैं उनकी सारी हम स्टॉक कर रहे हैं। उनके हमने टेंडर लगा के वर्क ऑर्डर दे दिए हैं, और काफ़ी सारी दवाइयाँ आ भी चुकी हैं, और हम नीचे के लेवल तक PHC CHC लेवल तक एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर ये दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना का पूरा इलाज जो है वो राजस्थान में मुफ्त है, और सरकारी अस्पतालों के अंदर बिल्कुल फ्री इलाज किया गया है, चाहे महंगी से महंगी रेमडेसिविर की दवाई लगानी हो या टोसिलिजुमाब की लगाई, और यही हम आगे भी चलाएंगे। अगर दोबारा कोरोना की अगर कोई सर्ज आती है तो दवाइयों की भी कोई समस्या नहीं रहेगी। साथ ही मैं फिर अश्योर करना चाहूँगा, इसके साथ साथ जो हमारी बेड की कैपेसिटी है जी, जो हमने सेकेंड वेव में देखी, जो हमने फर्स्ट वेव के बाद अपनी सेकेंड वेव के अंदर हम बेड की कैपेसिटी को लगभग हम दुगना कर पाए, इसको अब हम और बढ़ा रहे हैं, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर 60,000 से ज़्यादा हमारे पास टोटल बेड्स, जिसके अंदर ऑक्सीजन बेड्स भी होंगे, जिसके अंदर ICU बेड्स भी होंगे। और इसके लिए हमने गाँव वालों के लिए 332 CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो कहलाई जाती है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उनको चयनित किया है, जिनको हम अब सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। ठीक है, आपने जो बात बोली सर कि ना बैट्स की, और इस तरीके से लगता है कि शायद किसी ना किसी तौर पे हमारी जो एक हॉस्पिटल्स के बारे में हमारा जो मेडिकल सेक्टर है वो भी इसका मतलब बड़ा अच्छे तरीके से बूम कर गया है, और जिसकी आवश्यकता और भी है। मैं थोड़ा सा हम इसके एक्सपेंशन के बारे में और ज़्यादा जानना चाहेंगे। जो आपने कहा कि लोगों के घरों के पास में चीज़ आएगी, जिसको हम मोहल्ला क्लिनिक बोलें या आसपास की सरकारी डिस्पेंसरीज बोलें, तो क्या वहाँ तक भी, क्योंकि बड़े अस्पताल में और ख़ासतौर पर रूरल एरियाज़ में लोग जा पाएँ ये पता नहीं, लेकिन उनके घर तक या उनकी डिस्पेंसरी तक, स्वास्थ्य केंद्र तक, वहाँ तक चीज़ आ जाए तो उनको शायद जीने में आसानी मिले। जी बिल्कुल सही है आपकी बात। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैं 60,000 बेड्स की बात कर रहा हूँ वो मैं सरकारी सिस्टम में कर रहा हूँ, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में तो है ही है जी। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ये बताना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया, सेकेंड वेव के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी आई तो हमने लार्ज स्केल पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के ऑर्डर करे, तो उस कॉन्सेंट्रेटर्स को सेकेंड वेव के दौरान ही हमारे को ये उपलब्ध होने लग गए। तो जैसे ही हमारे पास उपलब्ध होने लग गए तो हमने अपनी लगभग 335 CHCs के ऊपर इनको भिजवाया और उनको भी खोला, और उनके अंदर हमने मरीजों का इलाज भी किया। राजस्थान के अंदर आपको ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पे अंदर लोगों का जो सैचुरेशन था हमारे मरीजों का वो 70-60 पे आया, और वो CHC पे आके ठीक होके गए। उनको किसी टर्शरी सेंटर पे आने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनका वहाँ पे एक CHC पे कंफर्ट लेवल रहता है। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि लोगों को उनके घर के पास सारी सुविधा उपलब्ध कराएं, चाहे वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के माध्यम से ऑक्सीजन हो, चाहे महंगी से महंगी दवाइयाँ हो, चाहे स्किल्ड मैन पावर हो। तो स्किल्ड मैन पावर के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमने
लगभग 26,000 जिनको हम बोलते हैं कि कोविड असिस्टेंट, जो कि हमारे एएनएम या जीएनएम ग्रेड के होते हैं जी, उनकी हमने भर्ती करी है। और इनको हमने गांव के अंदर डोर टू डोर एक्टिविटीज़ के लिए, जानकारी देने के लिए, आउटरीच एक्टिविटीज़ के लिए, साथ में पीएचसीज के ऊपर और सीएचसीज के ऊपर इनको लगाया गया है। तो इसके साथ साथ 1000 एमबीबीएस डॉक्टर भी हम ले रहे हैं, जिनको फिर हम अपनी पीएचसी सीएचसीज पे लगाएंगे। और पीएचसी सीएचसीज के ऊपर हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल है, उनका कोविड को लेके, ऑक्सीजन मैनेजमेंट को लेके, दवाइयों को लेके, आईसीयू को कैसे मैनेज करते हैं, बाईपैप मशीन, इस तरीके की सारी सुविधाएं जो हम उपलब्ध कराएंगे, उनकी रेगुलर ट्रेनिंग चल रही है और बहुत अच्छे ढंग से इनकी फील्ड में ट्रेनिंग हुई है। तो मैं बिल्कुल सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन के अंदर हमारा बिल्कुल ये लक्ष्य है कि सभी को उनके घर के पास कोविड की जांच, कोविड के ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध कराएं। एग्जैक्टली सर, आपने जो अभी एक बीच में जो बात कही थी कि एएनएम और जीएनएम बहन जी और जो कार्यकर्ता है, मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूँ सर कि सोशल डिस्टेंसिंग एक टर्म यूज़ हो रहा था जो धीरे धीरे बदल के फिजिकल डिस्टेंसिंग तक आ गया। बिकॉज हम जब राजस्थान में रहते हैं तो यहाँ पर तो भक्तिमती मीरा की बात आती है, कर्मा बाई की बात आती है, यानी कि प्रेम की बात, बलिदान की बात, शौर्य की बात यहाँ की मिट्टी में है। ऐसे में जब खबरें अखबारों में या किसी में जगह ये आती हैं कि कोई चला गया दुनिया से और उसका कोई रिश्तेदार वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, ऐसे में हमें कम्युनिटी लव भी डेवलप करना होगा किसी न किसी तौर पे कि सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग एक बात है, लेकिन सामाजिकता लोगों में बनी रहे, आपस के लिए प्रेम बना रहे, पड़ोसी में ये ना हो कि इसको हो गया है तो फिर मुझे इसके लिए कुछ करना नहीं है। तो जो करने का भाव है, क्या सरकार उस तौर पे कुछ करने जा रही है? और दूसरा, वॉलंटियर्स जो करना चाहते हैं सरकार के साथ जुड़ करके, उनके लिए वो कैसे जुड़ सकते हैं? जी देखिए, जब अभी ये सेकेंड वेव आई तो उसके अंदर हमने इसका पूरा ध्यान रखा है। और मैं बताऊंगा आपको कि जब जैसी सेकेंड वेव आई, जैसे हमारे नंबर बढ़ने लगे, तो हमने लोगों के, हमारी टीम बना के लोगों को घर घर गए, हमारी टीम, जिसके अंदर हमारी एएनएम भी थी, हमारी आशाएं भी थी। तो इसके अंदर हमने पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया। जी सर। वहाँ पे जो लोकल हमारे सरपंच, जो निर्वाचित सरपंच थे, जो लोकल हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे, यहाँ तक कि दूसरे डिपार्टमेंट्स के टीचर्स को भी हमने इन्वॉल्व करा और सब ने मिलके एक बहुत अच्छा वहाँ के अंदर डोर टू डोर सर्वे का कार्यक्रम चलाया। इसके अंदर हम पूरे राजस्थान के हर घर के ऊपर 2 बार गए और तीसरा राउंड हमारा शुरू हो गया था जब हमारे नंबर घटने कम हो गए। और इसके अंदर हमने बहुत एक सिंपल प्रोसेस अपनाया। हम लोग वहाँ जाते थे और वहाँ से हम लोग उनसे पूछते थे कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसको ये ILI के सिम्टम्स हैं। और अगर उनके वहाँ पे कोई व्यक्ति होता था तो हम उनको, हमने उसके लिए एक मेडिकल किट बनाई कि उनको क्या दवाई खानी है जिससे कि वो ठीक हो सके, जिससे कि ये नौबत ही ना आए कि उनको हॉस्पिटल पहुँचना। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने 18 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग आइडेंटिफाई करे और उनको 18 लाख किट्स बांटी हैं। और इसके अंदर पूरी कम्युनिटी ने हमारी मदद करी है। और हमारे जितने भी मेडिकल स्टाफ है, उसके साथ साथ विलेज लेवल के हमारे जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जितने भी कर्मचारी अधिकारी थे, सब ने मिलके ये मैसिव कैंपेन चलाया है। 8 करोड़ पॉपुलेशन है राजस्थान की, उसके अंदर आप लगभग मान ले 1 करोड़ 70 लाख परिवार। तो 2 बार इनको हमने कवर कराया, तीसरा राउंड हमने शुरू कर दिया था। फैंटास्टिक सर। हम आप करना चाहेंगे थोड़ा सा वैक्सीनेशन के बारे में, क्योंकि राजस्थान ने वैक्सीनेशन के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम देश भर में किया है। जिस तरीके से हम बात करें कि कैसे जितना वैक्सीनेशन हमारे पास था उसका एकदम हर तरीके से हिसाब करके लोगों तक पहुँचे और सेंटर्स तक पहुँचे, तो यहाँ उस वैक्सीनेशन को कितनी गति हम लोग देने का प्रयास अब और कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास, हमको मालूम है, हम संभावित तीसरी लहर की बात करने जा रहे हैं, तो संभावित तीसरी लहर में वैक्सीनेशन के लिए हमारे पास में, बच्चों के लिए भी हमारे पास में वो चीज़ नहीं है। तो बड़ों के लिए वैक्सीनेशन कंप्लीट होकर के, और अगर R&D बच्चों के लिए हो पाती है तो हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? वैक्सीनेशन, आप हम सभी जानते हैं कि कोविड से टैकल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो आज की तारीख में वैक्सीनेशन है। जब वैक्सीनेशन 16 जनवरी को शुरू हुआ, पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स, फिर उसके बाद 60+, फिर 45+, फिर 18+ पे, इस तरीके से फेजेस के अंदर भारत सरकार के द्वारा पूरे इंडिया में शुरू किया गया। मैं सभी को बताना चाहूँगा कि राजस्थान शुरू से ही अग्रणी रहा है। 50 लाख टीके लगाने वाला राजस्थान प्रथम राज्य था और 1 करोड़ टीके लगाने वाला भी राजस्थान महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य था। जिस दिन महाराष्ट्र ने लगाया उसके अगले दिन राजस्थान ने भी 1 करोड़ टीके।
आज की तारीख ने हमने 2,60,00,000 से अधिक टीके लगाए हैं। इसमें हम बताना चाहूँगा, हमारी फ़िलॉसफी बिल्कुल सिंपल है। जैसे ही वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध होती है उसके 48 घंटे के अंदर हम वो वैक्सीन को यूज़ कर लेते हैं। चाहे हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2 लाख वैक्सीन आए, 50,000 आए या 10 लाख आए। हमने शुरू के अंदर जब कैंपेन चला तब हम 5 लाख से ऊपर हमने एक दिन लगाया था, और जब 21 तारीख के बाद फिर से भारत सरकार ने वैक्सीनेशन का कैंपेन चलाया जिसमें 18 वर्ष से ऊपर के लिए भारत सरकार ने देना शुरू करा, तब हमने 10.5 लाख के आसपास एक दिन के अंदर वैक्सीन लगाई है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा मैं आपको कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये भी घोषणा करी थी कि अगर राज्य सरकार को वैक्सीन खरीदनी पड़ेगी तो खरीदेगी। हाँ। तो हमने लगभग 3,000 करोड़ का उसका खर्चा माना था, और उसमें से 101 करोड़ की वैक्सीन खरीदी भी और वो लगाई भी है। और अब क्योंकि भारत सरकार से वैक्सीन आ रही है तो हमारा बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी जो 15 लाख एक दिन में लगाने की क्षमता है जिसको हम और भी बढ़ा सकते हैं। और जितनी वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे को देती है, एक दिन हमारे को CHC PHC तक पहुंचाते हैं और उसके अगले दिन तक यानी कि 48 घंटों के अंदर हम सारी वैक्सीन लगा लेते हैं। और यही हमारी फिलॉसफी है कि वैक्सीन को होल्ड नहीं करना है, संभालना नहीं है, तुरंत लगाना है। और हम सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपनी वैक्सीन समय पे लगाएं, और जैसे जैसे हमारे को भारत सरकार से वैक्सीन मिलती है हम वो लगा रहे हैं। हमने भारत सरकार से ये भी मांग की है कि हमारी स्पीड को देखते हुए हमारे को और वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, ताकि हम जल्द से जल्द हम अपनी सारी जनता को फुल्ली हम उसको वैक्सीनेट करें। इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो हमने एक बहुत अच्छा कार्य करा है कि कुछ जो वाइल्स होती हैं वैक्सीन की, उसमें 11 की बजाय 10 की बजाय 11 डोज भी निकल आती हैं। तो सभी को हमारी यही इंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे भी 11वीं डोज निकले उसको लगाना है आपको। और उसके कारण मैं बताना चाहूँगा, राजस्थान के अंदर जो वैक्सीन हमारे पास आती है, जैसे हमारे पास अगर 2,50,00,000 वैक्सीन आई तो उससे हम ज़्यादा वैक्सीन डोज लगाने में कामयाब रहे हैं। तो जो वेस्टेज बोला जाता है वो राजस्थान के अंदर 0% से भी कम है, क्योंकि हम 11वीं डोज लगा रहे हैं। वेस्टेज 10 डोज के हिसाब से काउंट होता है, तो हमारे यहाँ पे लगभग -2% वेस्टेज चल रहा है। फैंटास्टिक सर। तीसरी लहर जो है वो क्या हो सकती है? अगर संभावित है तो संभावित का मतलब क्या, और अगर तीसरी लहर होगी तो उससे हमें नुकसान क्या हो सकता है? और नुकसान से बचने के लिए, क्योंकि अब अनलॉक हो चुका है सर, काफ़ी सब कुछ अनलॉक हुआ है, अनलॉक 4 की गाइडलाइंस आ चुकी हैं, स्कूल कॉलेजेस अभी नहीं खुले हैं, मेले राजनीति उसका नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ हुआ है। ऐसे में वहाँ पर डेंजर हमारे लिए क्या है जिससे हमें अभी से बचाना है अपने आप को? देखिए, जब लॉकडाउन लगता है तो उसके दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। वो ज़रूर हमारे को कोविड को रोकने में मदद करता है और हर बार करी है, पर अब जो हम तैयारी कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये रहेगी कि मिनिमम से मिनिमम डिस्टर्बेंस हो। इसीलिए हमने सारे ज़िलों को ये निर्देश भी दिए हैं और उन्होंने अपना प्लान बनाया है कि अब की अगर कोई वेव आती है दोबारा, तो कोविड के साथ साथ हम अपने जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनको भी रेगुलर बेसिस के ऊपर किस तरीके से इलाज करा सके, चाहे वो कोई कैंसर का पेशेंट हो, किडनी का पेशेंट हो, अलग अलग बीमारियों का पेशेंट हो, उनका जो इलाज है वो सुव्यवस्थित ढंग से जैसे नॉर्मल डेज में चलता है वो चलता रहे। तो उसकी हम पूरी प्लानिंग कर ली, तो वही चलता रहेगा इस बार। जब भी अगर कोई भगवान ना करे ऐसी कोई वेव आए, लेकिन संभावित थर्ड वेव को देखते हुए हमने ये पूरी प्लानिंग कर ली है कि हमारी बाकी सारी जो मेडिकल व्यवस्थाएं हैं वो उसी सुचारू रूप से चलती रहेंगी। उस हिसाब से कहाँ पे कोविड का इलाज होगा, कहाँ पे नॉन कोविड का इलाज होगा, तो उसकी पूरी प्लानिंग जिलों ने कर ली है। और इसको हम आगे और पुश कर रहे हैं, और हम आगे जो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग को वैक्सीन लगा सकें, ताकि जब अगर कोई वेव आती है तो जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो नॉर्मल रूप से अपना कार्य करते रहें, और जितनी कम इकोनॉमी डिस्टर्ब हो उतनी अच्छा रहे। ताकि जितनी इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है उससे जो हमारे गरीब तबका है उनको भी नेगेटिव इफेक्ट आता है, उसको हम पूरी रोकने की कोशिश करते हैं। जब बात आती है वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में राजस्थान की हिस्ट्री का नाम बहुत बड़ा आता है। तो अगर हम जिस तरीके से बात जब चल रही थी दुनिया भर देश भर के सामने की भीलवाड़ा मॉडल एंड ऑल, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अगर संभावित तीसरी लहर होती है तो राजस्थान मॉडल दुनिया के सामने खड़ा हो? जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार इसी तरीके की तैयारी हो रही है। ऑक्सीजन के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया, दवाइयों की भी हमारी पूरी स्टॉकिंग हो रही है। इसके बियॉन्ड हम अपने ICUs और जो बच्चों के लिए नीकू और पीकू होते हैं, उनके लिए जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स होते हैं, उनको भी हम
और सुदृढ़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम CHC तक ये सारी व्यवस्थाएं कराने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, पूरा जोर हमारा वैक्सीनेशन के ऊपर भी है। और आने वाले दौर के अंदर हमारा जो अगर कोई भी तरीके का हम SOP जारी करते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, उसका मिनिमम से मिनिमम इफेक्ट आए पब्लिक के ऊपर, आम जनता के ऊपर, रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर और दूसरे पेशेंट्स के ऊपर। इस सब को लेके हम एक मॉडल बनाया है हमने, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये एक मॉडल जो अगली वेव के अंदर पूरा साकार रूप से काम करेगा। एग्जैक्टली सर, बहुत अच्छा बात आपने कही है। मुझे लगता है कि दर्शकों के साथ में जब वो इसे साझा करेंगे, लोगों से इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो जो शुरुआत में मैंने बात बोली थी कि सांप नहीं मारता, डर मारता है, तो वो जब डर खत्म हो जाएगा तो हम जीत जाएंगे। दैट इज़ लाइक यू कैन विन। जीत आपकी होगी, जीत हमारी होगी, लेकिन उस जीत के लिए हम सबको साझा मिलकर के काम करना पड़ेगा, हम सबको लूप में आना पड़ेगा। और एक दूसरे के साथ में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग आप रख लीजिए, लेकिन सामाजिकता, समाज का प्रेम, राजस्थान की मिट्टी का वो सौंदर्य, वो प्रेम हम सबके साथ में रहे तो हम जीत के दिखाएंगे। ऐसा राजस्थान का मादा, सरकार का मादा और जिस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है उसका मादा है, हमें अपनी भागीदारी निभानी होगी। ये हमारा कर्तव्य है। मुझे लगता है कि सर आपने जो बातें कही हैं दर्शकों को उससे काफ़ी लाभ होगा डेफिनेटली। इसी के साथ में इस कार्यक्रम को पूरा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में पधारने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।